बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुजम्मिल इन्फो में खुशामदीद। वो ऑफिस के दरवाजे में खड़ा था। दियो कदो को दामद का बड़ी बड़ी मूछों वाला कोई 35 से 40 साल आदमी, काले पेंट कोट में मलबूस, सीने पर मोहम्मद नाम का सुनहरी बैज सजाए, एक हाथ में एक डायरी और दूसरे में 2 मोबाइल थामे वो अंदर आने के लिए मेरी इजाजत का मुंतजर था। कुछ ही देर पहले मुझे मुलाजिम ने इतला दी थी कि सीईओ ऑफिस से कोई मिलने आया है। मैंने मुलाजमीन को पाबंद कर रखा था कि बाहर से कोई भी विजिटर आए तो उसे सीधा ऑफिस में ना भेजा जाए, बल्कि पहले मुझे मुतल्ला किया जाए ताकि मैं नकाब कर लूं। इसलिए इस बंदे का मुख्तसर तारुफ मुझे मुलाजिम की जुबानी ही पहले ही पहुंच चुका था, लिहाजा मैंने इसका तारुफ पूछे बगैर ही इसे एक ऑफिसर की तरह ट्रीट करते हुए आइए सर कहते हुए सोफे पर बैठ जाने का इशारा किया। वो शुक्रिया अदा करते हुए सारी सीट्स छोड़कर ऑफिस टेबल की दाएं जानिब सबसे पहली सीट पर आकर विराजमान हो गया। इसकी ये बेतकल्लिफी मुझे थोड़ी अजीब तो लगी, खैर मैंने नजरअंदाज कर दिया। फिर वो अलेख सलेख के बाद खुद ही अपना तारुफ करवाने लगा, जिसमें इसने खुद को सीईओ का सेक्रेटरी होने के अलावा सीईओ का भांजा और दामाद भी जाहिर किया। आने का मकसद दरियाफ्त करने पर इसने बताया कि वो हाल ही में बॉर्डर लाइन पर शहीद होने वाले पाकिस्तानी फौजियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए सिल्वर स्पून में एक फंक्शन मुनक्किद करवा रहा है, जिसमें शिरकत के लिए वो तमाम गवर्नमेंट इदारों पर सरबराहान को मदऊ करने आया है। मैंने सराहते हुए कहा, लाएं फिर इनविटेशन कार्ड। मेरी इस बात पर वो थोड़ा तजब्जुब का शिकार तो हुआ, लेकिन फौरन ही संभलते हुए बोला, दरअसल मेरी जीप रास्ते में खराब हो गई थी। मैंने वर्कशॉप पर खड़ी की और इनसे मोटरसाइकिल उधार लेकर इधर आ गया। कार्ड्स तो जीप में ही रह गए। इस खराब रास्ते पर गाड़ी खराब हो जाना एक आम सी बात थी, इसलिए मैंने कोई दूसरा सवाल नहीं किया। बातों ही बातों में इसने मुझे अपनी पांचवी बहन भी कह दिया, क्योंकि इसकी 4 माई जाई बहनें तो पहले से मौजूद थी। फिर इससे अपनी 5वीं बहन यानी कि मुझसे अपने भाई के कारखेर में हिस्सा डालने के लिए दरख्वास्त की और साथ ही अपनी डायरी खोलकर मेरे सामने रख दी, जिस पर मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान की तरफ से कई हजार डोनेट करने की तफसीलात बेमा इनके साइन दर्ज थी। मुझे तो पहले ही हर पाकिस्तानी की तरह अफवाज पाकिस्तान से खास उनसियत है, मैं भला फौज के लिए कुछ डोनेट करने से कैसे इनकार कर सकती थी। लेकिन इस वक्त मेरे पास कैश रकम के तौर पर जरूरत के कोई 2-3 हजार ही मौजूद थे। मैंने शर्मिंदा होते हुए इससे माजरत की कि इस वक्त तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप कल आ जाइएगा, मैं जरूर इस कारखेर में अपना हिस्सा डालूंगी। इसी असना में एक मुलाजिम ऑफिस के दरवाजे पे आया और मुझे बाहर आकर बात सुनने का इशारा करने लगा। मैंने इस आदमी को दोबारा माजरत के साथ इसकी डायरी वापस थमाई और जैसे ही बाहर जाने के लिए खड़ी हुई तो वो भी खड़ा हो गया। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वो टेबल के साथ पड़े सोफे पर बैठा था, सो इसके खड़े होने से मेरा बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। यानी अब वो मेरा रास्ता रोके खड़ा था और दोबारा से डायरी मेरे सामने रखकर कुछ ना कुछ जरूर कंट्रीब्यूट करने की दरख्वास्त कर रहा था। इधर मुलाजिम मुझे मुसलसल जल्दी बाहर आने का इशारा कर रहा था। मैंने सूरत हाल को बिल्कुल भी ना समझते हुए बैग में से 1000 रुपए निकाल कर इसे थमाए और डायरी पर इंदराज करके बाहर निकल गई। वो भी ऑफिस में ही खड़ा था। जैसे मैं बाहर आई, मुलाजिम ने मुझे सरगोशी के अंदाज में बताया, बाजी ए बंदा फ्राडिया है, असी ऑफिस च फोन करके पता किया है, वो सीईओ दा कोई भतीजा कम नहीं करता। फिर असी एईओ ऑफिस फोन किया है, वो कहंदे ने आओ भी सौखा साडे कोलों भी पैसे लैके गया है, इन्हू बिठा के रखो। असी पुलिस को फोन कर दिता है। मुलाजिम ने एक ही सांस में मुझे तीनों मुलाजिमीन की जानिब से की जाने वाली सारी कार्रवाई बता दी, जबकि मैं हक्का बक्का खड़ी बस इतना ही पूछ सकी कि अब मैं क्या करूं। बाजी तुसी बस ऊंजी 5-10 मिनट होर गल्लां विच ला के उन्हें रखो, पुलिस पहुंचने वाली है। लेकिन भाई मैं तो इससे लाफिज करके आई हूँ, वो तो बस निकलने वाला होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। इतने में पास खड़ी एक टीचर ने खुद ही इस बहरूपे को उसको बातों में लगाए रखने की हामी भर ली, जो मुझे भाई और को बातें करते देखकर क्लास से बाहर आ गई, हमारे पास खड़ी हो गई थी और सारी सूरत हाल समझ चुकी थी। हमें इस टीचर की इस खूबी पर कोई शक नहीं था, क्योंकि इसके सामने वाले को उल्टी सीधी बातों में उलझाए रखने की आदत एक मुनी धनी बात थी। ऑफिसर खुद कहते थे कि ये टीचर इतनी बातें करती है कि अगले बंदे की मत मार देती है। इसे समझ नहीं आती कि वो क्या करने आया था। बस फिर मैंने इस टीचर के ऑफर को फौरी तौर पर कबूल किया और इसे लेकर ऑफिस में आ गई, जहां वो बहरूपिया खड़ा था।
मुझे देखकर बोला, मैंने हर डिवीजन देने वाले ऑफिसर की तस्वीर ली है। आप बेपर्दा बहन है, इसलिए मैंने आपकी तस्वीर नहीं मांगी, बल्कि खाली कुर्सी की तस्वीर ले ली है। आपको कोई एतराज तो नहीं? इस वक्त मेरा दिमाग कहीं और मसरूफ था, इसलिए मैंने इसकी बात को सुनी अनसुनी कर दिया, जबकि टीचर ने अंदर जाते ही इस पर सवाल दागना शुरू कर दिए और मैं खामोशी से बैठकर इस आदमी को टीचर को अपनी छठी बहन बनाते देख रहा था। टीचर ने इस आदमी को कोई 10 मिनट बातों में लगाए रखा। आखिरकार वो बेचारा जबरदस्ती माजरत करते हुए ऑफिस से निकल गया कि इसे और भी बहुत से स्कूलों में जाना है। मैं और टीचर भी इसके निकलने के फौरन बाद ही बाहर निकल आए। जैसे ही वो गेट पर पहुंचा, एक पुलिस वाले ने इससे 2-3 करारे थप्पड़ रसीद करते हुए इसका तारुफ पूछा तो वो फौरन ही सीईओ के दामाद से अचानक साथ वाले गांव का रिहायशी एक मरासी बन गया। तीनों मुलाजिमीन ने बाहर निकलकर गेट बंद कर दिया, जबकि मैं और बाकी टीचर्स गेट के दरजों से बाहर इसको कुट पड़ती देख रहे थे। चंद मिनटों बाद ही गांव के बहुत से लोग जमा हो चुके थे। पुलिस वालों ने मौके की नजाकत को समझते हुए इसे गाड़ी में डाला और थाने ले गए। तीनों मुलाजिमीन ने गांव वालों को स्कूल से बाहर ही डील कर दिया और बहरूपिये के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाने की यकीन दहानी करवाई, लेकिन स्कूल में न घुसने दिया। कोई 10-15 मिनट के बाद पुलिस फिर हमारे गेट पर मौजूद थी। मुलाजिम ने आकर मुझे इत्तला दी कि एसएचओ साहब आए हैं, आपको इस बंदे पर केस करवाना होगा। हम तीनों गवाह बनेंगे। गांव वालों का दबाव है, आप परेशान ना हो, एसएचओ साहब से बात हो गई है, आपको थाने नहीं जाना पड़ेगा, सारी कार्रवाई यहीं से हो जाएगी। फिर कोई 8-10 पुलिस वाले अंदर आए, ऑफिस का नक्शा बनाया, सारी कार्रवाई नोट की, मुझसे एक दरख्वास्त लिखवाई, चारों के साइन लिए और चले गए। अगले दिन मुलाजिम थाने से ताज़ा तरीन सूरत हाल की खबरें लेकर, जिनके मुताबिक वो बंदा एक आम मुजरिम था और जिसके पास मौजूद तमाम चीजें मसलन मोबाइल और बाइक वगैरह भी चोरी की थी। मुलाजिमीन ने बताया कि सच्ची खासी फेंटी भी लगाई है और इससे आपका 1000 रुपया भी ले लिया गया है। जब मैंने इससे पैसे मांगे तो मुलाजिम ने कहा, देखें वाजी, पैसे तो अब आपको नहीं मिलने, क्योंकि मेरे इतने इशारे करने के बावजूद भी आपने इसे 1000 रुपया थमा दिया था। बस आप समझे आपके पैसे फौज को पहुंच गए हैं। अब हम इन पैसों को समोसे और दही भल्ले खाएंगे। इस फैसले में पूरा स्टाफ इसके साथ शामिल था, तो मैं भला क्या कर सकती थी। कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि असल ख्वारी तो यहाँ से शुरू होती है। कुछ दिन तक तो इस मामले को लेकर गर्मा गर्मी रही। 1-2 बार इसके गांव से पैगाम भी आए कि मैडम केस वापस ले लें, वरना मैंने भी कह दिया है जिसने जो करना है कर ले, मैं किसी की धमकी से नहीं डरती। फिर पता नहीं पैगाम आने बंद हो गए या मुलाजमीन ने मुझ तक पहुँचाने बंद कर दिए, अल्लाह जाने। कुछ महीनों बाद मुझे एक पुलिस वाले का फोन आया कि मैडम केस की हियरिंग है, आपको फलां तारीख को अदालत आना पड़ेगा। तब मुझे अंदाजा हुआ, कहते मैं अपनी जान को स्यापा पा लिया। खैर अब जाना तो था ही, लेकिन कोर्ट कचहरी के नाम से एक अजीब सा खौफ आ रहा था। भला हो मेरे भाई का जो मेरे साथ खड़ा हुआ था। मैं भाई के साथ ही अदालत पहुंची। वहाँ पुलिस के साथ वो बंदा भी मौजूद था। बेचारे की बड़ी ही बुरी हालत थी, शेर से चूहा बन चुका था। इसे देखकर मुझे बेख्तियार इस पर तरस आया। फिर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से हायर्ड वकील से मिलवाया गया। मैंने इसे सारी रोदात सुनाई। इसने यकीन दहानी करवाई कि केस 1-2 हियरिंग में ही क्लियर हो जाएगा, फिक्र की बात नहीं। मैंने बताया मैं फैसलाबाद से हूँ और मुझे तांदलिया वाला आना पड़ा है, मेहरबानी होगी अगर ये मामला जल्दी निपट जाए तो। मुस्कुरा कर कहता है, ऐसे कामों में भी थोड़ी बहुत खवारी तो होती ही है। फिर मुझे कमरा अदालत में बिठा दिया गया। अभी जज साहब नहीं पहुंचे थे, हम इनका इंतजार कर रहे थे। इतने में मेरे पास 2 औरतें आई। रस्मी से अलेख सलेख के बाद बताने लगी कि एक मुलजिम की बीवी है और एक बहन। बीवी बेचारी तो दुखियारी सी थी, लेकिन बड़ी बहन चालाक होशियार सी लग रही थी। मुझे पुलिस वाले ने कहा, मैडम आप इन जरा बाहर आकर इनकी बात सुनने मेहरबानी होगी। मैं कमरा अदालत से बाहर आ गई। बहन बताने लगी कि इसका भाई बहुत बिगड़ा हुआ है, चोरी चकारी करता है। हमने बहुत समझाया, अब वो शर्मिंदा है, हम गरीब लोग हैं। मुलाजिम ने मजीद बताया कि इससे अच्छी खासी फेंटी भी लगाई गई है। उस आदमी ने बताया कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप बच्चों की खातिर ही केस वापस ले लें, हम आपके पांव पकड़ती हैं। मुझे बच्चों पर तरस तो बहुत आया, लेकिन केस गवर्नमेंट इदारे का था, मैं कैसे केस वापस ले सकती थी। सो मैंने इनकार कर दिया। फिर इसकी बहन ने मुझसे मेरा नंबर मांगा, मैंने वो भी देने से इनकार कर दिया। फिर कहती, अच्छा आप ऐसा करिए मेरा नंबर ले लें। मैंने कहा चलो ठीक है, बोलो नंबर। मोबाइल मेरे हाथ में ही था, इससे नंबर बोलने की बजाय कहा, लाएं मैं लिख देती हूँ।
میں نے سوچا پنجابی میں نمبر بولنے سے جھجک رہی ہوگی، اس لیے موبائل اسے پکڑا دیا۔ اس نے اسکرین پر نمبر لکھا اور بڑی چالاکی سے اس پر کال کر کے فوراً کاٹ دی۔ میری نظریں اس کی انگلیوں پر ہی تھیں، بھلے اسکرین کا رخ اس کی طرف تھا۔ میں نے فوراً اس سے موبائل پکڑ لیا اور غصے سے پوچھا، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کہتی، میڈم صاحبہ غلطی سے ہو گیا، مجھے اس وقت جو اس پر تب چڑھی ہے نہ پوچھیں۔ میں نے کہا، تم بھی اپنے بھائی کی طرح فراڈ ہی ہو، فوراً سے پہلے یہاں سے غائب ہو جاؤ، نہیں تو اپنے بھائی کے ساتھ اس سلاخوں کے پیچھے چلی جاؤ، اور اگر تم لوگوں نے فون پر مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ تم لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے رنگ اب باقاعدہ طور پر اڑ چکے تھے کیونکہ اس کی گیم الٹی پڑ چکی تھی۔ خیر وہ شرمندہ سی معذرت کرتی ہوئی اپنے بھائی سمیت وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ میں نے اندر جا کر بھائی کو سب بتایا۔ بھائی نے کہا، چلو چھوڑو اس چکر سے، جتنی جلدی ممکن ہو جان چھڑواؤ۔ اس دن جج صاحب نہ آئے تو ہمیں اگلی تاریخ دے دیں گے۔ بس اسی طرح کوئی 6-7 ماہ گزر گئے۔ میرے عدالت کے 3 سے 4 چکر لگے، کبھی اس کا وکیل نہ آتا، کبھی کہاں پھنس گئی ہوں میں، مجھے سمجھ نہ آتی۔ پھر چند ماہ ٹھنڈا رہا۔ اس کے بعد ایک دن پولیس والے کا فون آیا اور کہتا، میڈم جی جج صاحب تبدیل ہو گئے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ کا کیس کلوز کر دوں۔ میں نے کہا، مجھے اور کیا چاہیے، گاؤں والے بھی سارا معاملہ بھول چکے ہیں، میں اور ملازمین مفت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کہتا، آپ ٹینشن نہ لیں، اس سلسلے میں آپ کو اب کوئی کال نہیں آئے گی، نہ کہیں بلایا جائے گا۔ اللہ بھلا کرے اس پولیس والے کا۔ اس واقعے کو آج 4 سال ہونے کو آئے ہیں، مجھے اس کے بعد کسی نے اس سلسلے میں تنگ نہیں کیا، اور 2 سال سے تو میرا اسکول سے تبادلہ بھی ہو چکا ہے۔ مجھے لگتا ہے زندگی میں ہارے ہوئے لوگوں ہی بہروپیے بن کر دوسروں کی زندگی کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ چور اور ڈاکو بننے کو اپنے لیے آخری آپشن سمجھتے ہیں، حالانکہ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، اس کے لیے ایسی گھٹیا حرکتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان ناجائز ذرائع کو چھوڑ کر چھوٹی سی ریڑھی بھی لگا لے تو اللہ اس کے حصے کا رزق دے دیتا ہے۔ بس بات ساری شعور کی ہے۔ کچھ کم عقلی، کچھ کم علم لوگوں کو شعور اللہ نے دیا نہیں ہوتا جائز ناجائز کا، بس وہ ہر طرح سے پیسہ سمیٹنا چاہتے ہیں، پیسہ ہی ان کا قبلہ ہوتا ہے۔ اللہ ایسے ہارے ہوئے لوگوں کو ہدایت دے۔ لیکن اس سارے واقعے سے ایسی ہدایت آئی ہے کہ ہر وزٹر کی اچھی چھان بین کرتی ہوں اور کسی کی باتوں میں نہیں آتی، ہر ایک کو شک کی نگاہ سے ہی دیکھتی ہوں۔ کہتے ہیں نا، دودھ کا چلا چھاچھ میں بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، بس میں بھی اب ایسی ہو گئی ہوں۔